नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी की बागडोर संभालने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि होली के बाद वो शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन रिजल्ट जारी होने के 5 दिन बाद तक भी विपक्ष आत्ममंथन की बजाय ईवीएम को लेकर रार कर रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि बार बार ईवीएम पर निशाना साधा जा रहा है। पहले तो अखिलेश यादव ने चुनाव खत्म होने के बाद काउंटिंग से पहले अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को मतगणना केंद्रों पर जुटने का आदेश दिया था और अब ईवीएम हैक की आशंका जताई थी। लेकिन परिणाम आने के बाद जब अखिलेश यादव की पार्टी को हार झेलनी पड़ी तो अब उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ कर राग अलापना शुरू कर दिया है। रोज अखिलेश नई नई जानकारी के साथ ट्वीट करते हैं और कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो हारे नहीं बल्कि सिस्टम ने उन्हें हराया है। आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने ईवीएम बनाम पोस्टल बैलेट की बहस तेज कर दी। अखिलेश ने कहा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हिसाब से सपा गठबंधन को 304 सीटें मिली हैं, लिहाजा उनकी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट चुनाव का सच बयां कर रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। यानी साफ है कि अखिलेश यादव चुनाव में हार के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं है। वो बैलेट बनाम ईवीएम का मुद्दा खड़ा कर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब ईवीएम पर बहस हो रही है। इससे पहले 2017 यूपी चुनाव में भी अखिलेश ने इस मुद्दे को उठाया था। 2019 लोकसभा चुनाव में तो पूरा विपक्ष ईवीएम से चुनाव कराने के खिलाफ खड़ा हो गया था। ईवीएम का मुद्दा संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और विपक्ष के आरोप धरे के धरे रह गए। और अब एक बार फिर इस बार ईवीएम बनाम बैलेट पेपर के मुद्दे को हवा दी जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना कहां तक सही है। क्या बैलेट पेपर से चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होगी? क्या विपक्ष के सवालों का सरकार जवाब देगी? क्या विपक्ष ईवीएम के बजाय जमीन पर उतरकर मंथन करेगा और काम करेगा? ये तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम अपनी इस चर्चा में कोशिश भी करेंगे। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग, चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ कृष्ण मोहन पांडे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। तो सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे मोहम्मद अमीन, संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग है। अमीन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है? तमाम जो विपक्षी दल हैं वो ईवीएम को कोस रहे हैं, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। और सबसे जोर शोर से अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईवीएम की मेहरबानी से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई है। क्या कहेंगे आप? अमीन जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 अमीन जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि अखिलेश जी की बात बिल्कुल सही है कि ईवीएम की वजह से ही ये लोग आए हैं। चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे पंजाब में आपकी पार्टी आई हो, या बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस आई हो। और देखिए ऐसा है कि आप ईवीएम की वजह से 2012 में चुनाव जीते थे, वो भी ईवीएम की वजह से था और इलेक्शन कमीशन की वजह से था। ये बहुत अच्छी बात है कि ईवीएम की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब सत्ता में आते हैं तो ईवीएम होती है, और जब सत्ता में बाहर हो जाते हैं तो ईवीएम होती है। लेकिन इसको सोचने का तरीका गलत है। अमीन जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास और आपकी राय यहां पर जरूर जानूंगा, लेकिन अभी आपकी आवाज हम तक क्लियरली नहीं पहुंच रही है, तो जल्दी ही हम इस परेशानी को सुलझा लेंगे और फिर वापस लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, एक के बाद एक आरोप यहां पर लगा रहे हैं और सबसे बड़ा आरोप ईवीएम पर वो नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनका कहना है ईवीएम की वजह से ही ये जो पूरा समाजवादी पार्टी की हार है और भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत मिला है, वो ईवीएम की मेहरबानी है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ, है अखिलेश यादव जी की 2012 से 17 के बीच मुख्यमंत्री रहे तो इसी ईवीएम की वजह से रहे जी। सांसद हैं इस समय तो ईवीएम की वजह से हैं।
तमाम ऐसे इलेक्शन हैं जहां उनको सत्ता मिली, केंद्र में सहभागी भी कांग्रेस की सरकार के साथ रहे, तो उसकी वजह भी ईवीएम थी। ये आरोप लगाना मुझे लगता है थोड़ा हताशा दिखाता है कि यदि आपके एक से ज़्यादा वोट पिछले की अपेक्षा बढ़े हुए हैं तो ईवीएम पे आप कैसे दोष लगा सकते हैं जी। और जिस तरीके की मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, वो पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में से हैं, कुछ लोग ऐसे नेता हैं कि जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। यदि ऐसे ही वरिष्ठ लीडर इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र के लिए ठीक संदेश नहीं है। जहां ईवीएम की बात उन्होंने की और ईवीएम पे वो उन्होंने सवालिया निशान उठाए, तो मुझे लगता है कि इस पर देखना पड़ेगा कि बैलेट पेपर की आप बात कर रहे हैं कि बैलेट पेपर में आपको 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं और 304 सीट की आप बात कर रहे हैं, तो यदि इसकी तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव से बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव हैं जी। शिवपाल यादव जी की बात कर ली जाए तो मुझे लगता है कि अखिलेश को जहां 959 वोट पेपर से मिले हैं, वहीं शिवपाल यादव को 1187 वोट मिले हैं जी। यदि परसेंटेज कर ली जाए, बिल्कुल आसपास सीटें करहल और जसवंत नगर बहुत दूर नहीं है, तो जहां 60% के आसपास अखिलेश यादव को वोट मिले हैं, वहां 63% के आसपास शिवपाल को वोट मिले हैं जी। और इसमें खासियत और है कि केवल अखिलेश यादव के सामने बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जबकि शिवपाल यादव जी के सामने सारी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे जी। उसके बावजूद भी यदि अखिलेश यादव से ज़्यादा वोट प्रतिशत वो लेकर के आते हैं, दोनों में, ईवीएम में भी और बैलेट पेपर में भी, तो मुझे लगता है कि इसका भी खंडन अखिलेश यादव को करना चाहिए। क्या मैं बड़ा हूं या शिवपाल यादव बड़े हैं? आज भी शिवपाल यादव की महत्ता आपसे ज़्यादा है कि नहीं, इस बात का भी मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को जानने का हक है जी। दूसरी बात, जिस तरीके से बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं वो, मुझे लगता है कि जब इतनी प्रतिशतता में आपके वोट बड़े हैं और जब आप सत्ता के पास पहुंच रहे थे और बिल्कुल तमाम तरीके की बातें हो रही थी कि नहीं सत्ता तक पहुंचे हैं, घर की सफाइयां भी होने लगीं, जो आपने पार्क लगाए वहां भी लाइटें बदलने लगीं, तब मुझे लगता है कि ईवीएम पे आपने सवाल नहीं उठाए थे। या तो कोई रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद जब आप ये अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये हताशा दिखाता है। हताशा नहीं, ईमानदारी स्वीकार करनी चाहिए और ये इस बात का उनको सुकून होना चाहिए कि बहुत अच्छे से आप चुनाव लड़े और ये उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र दो जगह में जाके बट गया, एक आपके पास गया, एक बीजेपी के पास गया। जो छोटे मोटे राजनीतिक दल थे, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसको भी वोटरों ने नकार दिया, कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उनको भी वोटरों ने नकार दिया और उन वोटर ने आप पे भरोसा किया। इस बात की खुशी की जाहिर आपको करनी चाहिए थी और अगला इलेक्शन जब आएगा 2024 पास में है, देखा जाएगा और मजबूती से चुनाव लड़िए। कुछ जनता के मुद्दे हैं। अब जो बैलेट पेपर की आप बात कर रहे हैं, आपने पेंशन का मुद्दा उसमें लिया, तमाम सरकारी नियुक्तियां रुकी हुई थी, उनका वायदा आपने किया, तो निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का वोट तो आपको मिलना ही था। और जो आरोप प्रत्यारोप का पेंशन को लेकर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको बंद किया था, मुलायम सिंह यादव जी की उस समय सरकार थी, तमाम बातें ऐसी इलेक्शन के समय पर रहीं, लेकिन एक वोटर को ये उम्मीद थी कि यदि आप सरकार में आएंगे तो पेंशन दोबारा चालू होगी। तो वो सरकारी कर्मचारी बिल्कुल बात है। और आप मुद्दों की बात करेंगे, जनता के मुद्दों की चूक हुई है, उस चूक की समीक्षा ईमानदारी से करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में वो। कृष्णमोहन पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है। कृष्णमोहन जी, जिस तरीके से लगातार जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बाद से ही लगातार देखने को मिल रहा है कि विपक्षी दल जो हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को फायदा सिर्फ ईवीएम ने दिलाया है, यानी निभाई है, और विपक्षियों की हार का एक बड़ा जो कारण है वो यही है कि ईवीएम सरकार के साथ जो थी वो मिलजुल कर काम कर रही थी। क्या कहेंगे आप? जहां तक अखिलेश, मैं एक बात बड़े स्पष्टता से कहना चाहूंगा, अखिलेश जी मानसिक संतुलन खो बैठे। वो अब उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राजनीति करनी चाहिए कि छोड़ देनी चाहिए। यदि यही स्थिति रही तो अखिलेश जी कुछ दिनों में जयंत चौधरी से भी उनकी बुरी अनहोनी होने वाली है। यह अखिलेश जी है, यही अखिलेश जी है जो 9 तारीख तक ये अपने लोगों से कहते रहे कि आप ही कीजिए। ईवीएम में जनता ने हमें भरपूर वोट दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें जनादेश दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने असीम प्यार दिया है वोट के रूप में, हमें ढेर सारी बातें कहते रहे। तो क्या उस समय ईवीएम बेवफा नहीं? और अब जब आप उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है तो इनको ईवीएम बेवफा दिखने लगी। देखिए अखिलेश जी
हम उन नेताओं में हो गए हैं जो एक बौद्धिक नेता का जो परिचायक हुआ करता है उससे बहुत नीचे के स्तर पर चले गए हैं जी। मैं बड़े जिम्मेदारी पूर्वक और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते इस बात को कहता हूं कि अखिलेश जी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, अखिलेश जी को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, अखिलेश जी को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है और कहते हैं कि हमें लोकतंत्र, हमें चुनाव, अब तो सोचिए कि वो चुनाव आयोग पर भी बार बार प्रश्न उठाने लगे हैं। अखिलेश जी वही अखिलेश जी कह रहे हैं कि ईवीएम ने उनको हरवाया है। क्या 2022 का चुनाव ईवीएम ने उनको हरवाया, जीतवाया था? और उत्तर प्रदेश में मात्र पिछली बार उनके पास 44-45 बार उनके पास में लगभग 125 सीटें हैं। तो क्या इन 125 सीटों को ईवीएम ने जितवाया है उनको? वो सांसद बने हैं तो क्या ईवीएम हैक करके बने हैं? और मैं जाता हूं चुनाव में योगी इनका प्रचार करने के लिए आई थी आदरणीय ममता बनर्जी जी। क्या ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव अपनी सरकार बनाई है, जी अमीन जी आ रहा हूं आपके पास, बात पूरी हो जाने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं। तो क्या वो ईवीएम को हैक करके बनी है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, पश्चिम बंगाल में सरकार बनी कांग्रेस की, राजस्थान में सरकार बनी, सारे ईवीएम से चुनाव हुए। तो क्या ये लोग हैक करके या चुनाव ईवीएम ने लोगों का सहयोग किया? क्या ये भी मैंने इस मैंने किन शब्दों का प्रयोग किए कर रहे हैं अखिलेश जी? क्या लोकतंत्र और ये उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा अपमान है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इस तरह के शब्द बोलकर अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता से अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश की जनता पुनः 2024 में जब चुनाव में जाएगी तो आपको याद रखेगी कि जब हमने वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को और आपको भी किया था, उस समय आपने कहा था कि ईवीएम हैक थी तो हम भारतीय जनता पार्टी को पूरा वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता अपना अपमान याद रखेगी और 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। क्योंकि ऐसे लोग, ये वो लोग हैं जिनको जो अपने स्वार्थ के लिए लोकतंत्र पे इनको कोई विश्वास नहीं है, देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट हो। जिस तरह से पूर्व में बैलेट पेपर लूटे जाते थे, किस तरह से अपराधी खुलेआम बैलेट पेपर लूटते थे, ये वही चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देते हैं। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक डाकुओं को राजनीतिक संरक्षण देते हैं। और समाजवादी पार्टी को तो सर्वाधिक डाकुओं को राजनीतिक संरक्षण देने का श्रेय है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने ये काम सर्वाधिक डाकुओं को राजनीतिक संरक्षण दिया है, ये आप भी जानते हैं। तो ये बदमाश अपराधी जो इनके साथ घूम रहे हैं, ये चाहते हैं कि बैलेट तो चुनाव हो और जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग हो, लूटे उनको और लूट कर करें। परंतु उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को नकार चुकी है और देश संविधान से चलेगा। अखिलेश जी, मैं बता देना चाहता हूँ, ये देश संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं। और ये देश तभी चलेगा जब संवैधानिक संस्थाएं मजबूत होगी, जब देश की जनता का संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास होगा। और हमें इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है और इसी उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास है और यही विश्वास की देना है कि आज भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार सत्ता में लौटी है। जी ठीक है, मोहम्मद अमीन जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं चुनाव आयोग के। अमीन जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने लगातार ये मुद्दा उठाया है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है और ईवीएम का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में काबिज है। ऐसा है कि उनको एक आदत सी बन गई है विपक्षी दलों को कि वो जो है ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन को और उनके अधिकारियों को बदनाम करने का धंधा करते हैं वो लोग। जी, सवाल इस बात का है कि आपने देखा होगा कि जब ये चुनाव शुरू होने वाले थे उस वक्त इन्होंने एक स्लोगन दिया था और प्रेस को कहा था कि ईवीएम या कलेक्टर दोनों ही बेईमान है। यानी हमारा जिला निर्वाचन अधिकारी जो है आईएएस ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है और निर्वाचन अधिकारी, वो बेईमान है और ईवीएम भी बेईमान है। और ये लोग बार बार इसलिए चाहते हैं कि पुराने तरीके से इलेक्शन कराए जाएं कि पहले डिब्बे लूट लिए जाते थे और बैलेट पेपरों को फाड़ दिया जाता था, उनको नुकसान पहुंचाया जाता था और मिलजुल कर ये क्या करते थे कि वहां पर अपनी स्टैंपिंग कर देते थे अपने पक्ष के कैंडिडेट के लिए और उसको ये हानि पहुंचाते थे हमारे इलेक्शन कमीशन के अफसरों को भी। ये सब चीजें बंद हो गई है, अब डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है। उसके तहत अब आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव आयोग ने
आई कार्ड होता है, उस आई कार्ड को भी आधार से जोड़ने का किया, जो सरकार ने मान लिया सिफारिश को। और आज ये लोग उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते जी। अगर ये चाहेंगे कि डुप्लीकेसी करें, वो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए अब ये परेशान है, और परेशान होने के बाद ये बातें कर रहे हैं पब्लिकली कि ये ईवीएम, अरे आप अपना देखिए ना, जब आप 12 में चुनाव जीते थे तो यही ईवीएम थी, आपने पार्लियामेंट का चुनाव जीता तो ये ईवीएम थी, और आज आपके पास सीटें आई हैं 100 से ऊपर, वो भी ईवीएम का नतीजा है। और ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन को और उनके अधिकारियों को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। आपने कुछ किया होता तो आपको वोट मिलते। ये तो एग्जाम देने के तरीके से कि आपने एग्जाम में कुछ पढ़ा लिखा नहीं, और ये कह दिया एग्जामिनर ने जो आपको नंबर नहीं दिए। भाई ये चुनाव की जो मशीन है हमारी, ये ट्रस्टेड है, इसको हमारे न्यायाधीश भी इस पे वोट देते हैं, हमारे अधिकारी भी देते हैं, और जनता भी देती है। और जनता को इसीलिए आपने देखा होगा पिछले इलेक्शन में भी 5 स्टेटों के, और इस इलेक्शन में समय समय पर टीवी डिबेट में बताता रहा हूँ, ये जो आपकी मशीन है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस मशीन को सेल से ऑपरेट करते हैं, बैटरी ऑपरेटेड है, और जैसा ये कैलकुलेटर है, इस पर जो दबाएंगे वही आएगा। इससे पहले बदनाम किया गया सब पार्टियों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा, कि हम जो वोट देते हैं तो कहीं और वोट जाता है, वोट जाता नहीं था। आप वीवीपैट ने उसको क्लियर कर दिया, और वो आपको वीवीपैट में दिखता है कि आपने किस पर वोट डाला। झूठी बातें करने से अच्छा नहीं है। उनको हमारे इलेक्शन कमीशन से माफी मांगनी चाहिए, और जनता से माफी मांगनी चाहिए, जिसका नाम इन्होंने काम किया। इनको जानती है जनता ये क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। और अगर सरकार वापस आ गई है तो इसमें ईवीएम का कोई वो नहीं है, सरकार की अपनी कामयाबी है, उसने काम किया होगा तब उसको रिजल्ट मिला है, और जनता ने वोट दिया है। ठीक, इस तरह की बातें करना बिल्कुल खींचना का प्रतीक है। ये खिसिया रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं आ पाए। इलेक्शन कमीशन किसी को सत्ता में नहीं बिठाता। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, संवैधानिक है, और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता है। ठीक है, पुष्पेंद्र जी से ही जवाब ले लेते हैं। ठीक है, का कोई अधिकारी नहीं था, वो हमारे सेंट्रल के ऑब्जर्वर थे, उनकी जांच में, देख रेख में चुनाव हुआ है। अपने बधाई के पात्र हैं हमारे इस सिचुएशन में, जबकि आज देख रहे हैं क्या स्थिति है देश की, ये कोरोना की, इसकी उसकी, उसमें हर साधन को करते हुए और अपने वोटर को सेफ रख इस तरीके से चुनाव कराए हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है, पुष्पेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में आपका। लगातार ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से अभी हमने मोहम्मद अमीन की बात आप सुन रहे थे, और इससे पहले कृष्ण मोहन पांडे जी ने भी अपने यहाँ पर विचार रखे, और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील कौशिक जी, उनका भी यही कहना है कि इस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाना क्या सही लगता है, क्योंकि अगर हार हुई है तो उस हार को स्वीकार करना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ इस मंथन को करना चाहिए कि क्या कमी रह गई कि जनता ने उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके की अपेक्षा जताई जा रही थी। लेकिन उसके बाद से जब से रिजल्ट घोषित हुआ है, लगातार अलग अलग तरीकों से, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए सर, ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद से, जब रिजल्ट से जस्ट पहले, जस्ट 5 दिन पहले, जो 2-4 दिन पहले या 5 दिन पहले जब ईवीएम का पकड़ा जाना शुरू हुआ, हम लोग इस बात को तभी से रख रहे थे। और आपने देखा होगा एक अधिकारी ने भी इस पे आके कहा कि हमसे चूक हुई है। अब उसमें फिर उन्होंने जवाब दिया कि वो चेकिंग पर्पस होता है, वो हर बार होता है। हम एक बात जाते जाते हैं, देखिए सर, मैं बोला सुन लीजिए अमीन जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप इसे जवाब लेंगे। ठीक है, उसमें कहा गया कि वो चेकिंग पर्पस एक होता है, वो एक शेड्यूल होता है पूरा, लेकिन उसमें साथ में ये भी होता है कि जब ये मशीनें जाती हैं तो उसके साथ साथ जितने भी प्रत्याशी होते हैं, या तो प्रत्याशी की तरफ से एक आदमी, या फिर प्रत्याशी को जानकारी दी जाती है। तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी उत्तर प्रदेश में कि कूड़े की गाड़ियों में ईवीएम को ले जाया गया? क्या उत्तर प्रदेश शासन के पास में क्या गाड़ियों की कमी थी? ये अगर ऐसी नौबत है कि कूड़े की गाड़ियों में और ऐसी जो बिना सरकारी गाड़ियों में अगर ईवीएम जा रही है तो वो क्यों जा रही है? उस पर क्या मंशा है? या तो उत्तर प्रदेश सरकार ये बताए कि जी हम पे गाड़ी कमी थी तो हमने कूड़े की गाड़ी दी। जो चीज़ सामने आ रही है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि विपक्ष इसी बात को करे तो विपक्ष को बुला के उसको कह दीजिए कि सर ये चीज इस तरह गलत नहीं है, इस तरह सही है। क्यों ऐसा होता है कि हर बार ईवीएम पकड़ी जाती हैं और उस पर लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है? ऐसी नौबत क्यों थी लोकतंत्र देश में कि अपने अपने बूथों को रखाना पड़ा लोगों को बैठ के, उसके बाद भी जहां जहां गड़बड़ियां रही? तो एक कहना, देखिए लोकतंत्र का हम खुद सम्मान करते हैं, जनता के जनादेर का हम सम्मान करते हैं, कम हो या ज्यादा, लेकिन जो गलत है
उसको गलत कहना भी जरूरी है। और लेकिन पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके का स्पष्टीकरण यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, क्या संतुष्ट नहीं है आप लोग? देखिए सर, कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संतुष्ट होते तो ये बात दोबारा उभर के नहीं आती, क्योंकि उनका नेतृत्व आपने देखा होगा, वो बरवली भी ऐसे नेता नहीं है कि एक ही बात को बार बार रिपीट करे। कहीं ना कहीं तो चूक है, और लंबे समय से इस बात को पहले भी उठाते हुए आ रहे हैं। अभी कहा भैया ने बताया कि 2012 में जब ये इससे जीते थे तो ईवीएम ठीक थी। सर 2014 में बीजेपी सरकार आई, उससे पहले भी कभी बीजेपी सरकार आई, लेकिन जो 2014 के बाद जो सरकार चली, जो सरकार का जो चलन बदला, जो तानाशाही तरीके से जो सरकार का चेंज ओवर एकदम हुआ, उस सरकार की तरह कोई भी सरकार इससे पहले नहीं चली जो इतने तानाशाही तरीके से चलती आ रही है। तो ये सब चीजें देखने की चीजें हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम फिर कह रहे हैं, जनता के जो जनता ने मैंडेट दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, जनता ने जो वोट दिया है उसका भी हम सम्मान करते हैं, जो नहीं दिया उसका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर विपक्ष कुछ उठा रहा है तो वो चुनाव आयोग का कर्तव्य बनता है कि वो अपना उसमें स्पष्टीकरण दे या उनको बुलाकर कुछ बात करें, इसमें कौन सी नहीं। लेकिन पुष्पेंद्र जी, सम्मान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है ना, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है। मैं सर से पूछता हूं, मैं सर से एक बात ट्वीट किए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से। नहीं, सुन लीजिए मेरे सवाल तो सुन लीजिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप जनादेश का यहाँ पर सम्मान करते हैं और जिस तरीके से जनता ने सरकार को चुना है आप उसका सम्मान करते हुए अब अपनी तमाम चीजों को लेकर मंथन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके के एक के बाद एक ट्वीट यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, उससे तो सीधे सीधे यहाँ पर इस पुलिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। उसका बहुत बड़ा कारण सुनिए, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है और तब से और आज तक का लेके जितना वोट पर समाजवादी पार्टी को इस बार मिला है उससे पहले कभी नहीं मिला। दूसरी बात, जो 100 से ज्यादा सीटों पे जो मार्जिन रहा है, 200 से लेकर 5000, क्या 200 से लेकर 5000 तक जो बिल्कुल बिल्कुल हम सभी इस बात से एग्री करते हैं सर, तभी तो सवाल उठ रहा है कि उसके बावजूद आप सवाल उठा रहे हैं। मैं अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि नेताजी ने ये कर दिया वो कर दिया, गुंडों की सरकार थी। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की क्या वही जनता आपकी है जिसने आपको वोट दिया है? क्या वो जनता आपकी नहीं है जिसने आपको वोट नहीं दिया? क्या अखिलेश यादव जी को अगर लगभग 32% लोगों ने वोट दिया है तो क्या वो गलत लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है? आप कहिए इस बात को कि अगर नेताजी बदमाश थे या अखिलेश यादव जी गुंडा पार्टी है तो आप ये कहिए वो 32% लोग भी गुंडा हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है। आपको सम्मान करना चाहिए। चलिए ठीक है, पहले अमीन जी से जवाब ले लेते, काफी देर से अमीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमीन जी। देखिए, सबसे पहले तो इनको मैं बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी है वो एक स्टेट की पार्टी रजिस्टर्ड है। वो राष्ट्रीय पार्टी जिसको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, वो एक स्टेट पे चुनाव लड़ी है, उसी में उसके परसेंटेज है। सर ये एक पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारी हैं जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नंबर 2, जो झूठे आरोप लगाते हैं कि जब ये ईवीएम हमारी ईवीएम ट्रांसपोर्टेशन में जा रही होती है तो उसमें बीच में आते हैं। वो जा रही थी हमारी ईवीएम, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा था जो बनारस में हुआ है, और ये बीच बीच में आते हैं इनके लोग और ट्रक को रोकते हैं। सवाल इस बात का हुआ ना कि हमारे जो अधिकारी थे उसको निलंबित किया गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। तो निलंबित तभी तो करेगा आदमी जब कुछ सुन लीजिए ना पहले। ठीक है, वहाँ पे गोली चलती और उनको रोका जाता, क्योंकि वो एक सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत वो इस तरह से हमला नहीं कर सकते थे। और जो बार बार ईवीएम की बात करते हैं, इस ईवीएम को हैक करने की बात कही गई, तब भी इलेक्शन कमीशन ने सामने सफाई दी और कोई नहीं, सिर्फ एक आया था लेफ्ट पार्टी का नेता और कोई नहीं आया, सब भाग गए। नंबर 1। नंबर 2, ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम जब भी ले जाई जाती है सबसे पहले उसका रेंडमाइजेशन होता है। रेंडमाइजेशन मींस हर एक पोलिंग एजेंट को जो आता है वहां पर पार्टी का, उसको दिखाया जाता है, बताया जाता है, संतुष्ट करने के बाद वो मशीनें लगाई जाती हैं। अगर मशीनों में कोई खराबी आती है तो मशीनें रिप्लेस की जाती हैं, चेंज नहीं, ठीक नहीं की जाती। इमीडिएटली नई मशीन आती है सेक्टर स्टेट की सर्टिफिकेशन से और उसको दिखाने के बाद भी। और जब ये पोल हो जाता है तब सारे अधिकारी जो हैं, चुनाव के जो अधिकारी और जो हर पार्टी का नेता वहां पे साइन करता है पोलिंग एजेंट, वो सीधे उसके बाद स्ट्रांग रूम में जाती हैं। ये सारी प्रक्रिया वीडियोग्राफी होती है। उसके बाद उस कमरे के अंदर जाती हैं स्ट्रांग रूम में, और वहां पर भी हर पार्टी के एजेंट का साइन होता है और हमारे अफसर का साइन होता है और सील कर दिया जाता है कमरा। जिस दिन गिनती होती है उस दिन वो मशीनें निकाली जाती है सबकी प्रेजेंस में, वीडियोग्राफी के साथ। कहां से बेईमानी हो गई, कहां से मशीन बदल दी गई, सिवाय हारने के अलावा और अपनी बात को ये दिखाने के लिए कि हम सही हैं और इलेक्शन कमीशन गलत है, मशीनें गलत है, हम मान नकारते हैं
इस बात की हम निंदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, उसी ने चुनाव कराया है और उसी ने इनको हराया जिताया। मशीनों में कितने वोट आए थे उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, उसके बाद कृष्ण मोहन पांडे का भी रुख करेंगे हम, और डॉक्टर सुनील कौशिक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या जिस तरीके के ये बनता हुआ नजर आ रहा है क्या वो ठीक है, या इस माहौल के विपरीत यहाँ पर क्या कुछ काम ऐसा है जो विपक्षी दलों को यहाँ पर करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको। कृष्ण मोहन पांडे से जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद हम सुनील कौशिक जी का रुख करेंगे। कृष्ण मोहन जी, मैं आपको हेलो जी बोलिए बोलिए। जी, हमारे समाजवादी मित्र कह रहे थे कि क्या वो 32% लोग उत्तर प्रदेश के नागरिक, आवाज बढ़ा दो, आवाज कम आ रही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया तो अपराधी है? नहीं था। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी का साथी है। प्रदेश के 24 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्वाचित, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से निर्वाचित किए हैं वो सारे लोग उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, और उत्तर प्रदेश के जो भी विकास योजना है उन सारे लोगों तक पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी फर्क देखकर, लोग को देखकर, जाति देखकर, संप्रदाय देखकर कभी भी किसी योजना को वितरित नहीं करती है। हमने 56 लाख परिवारों को आवास दिया तो हमने किसी का जाति नहीं देखा, किसी का धर्म नहीं देखा, परिवार नहीं देखा। हमने 2 करोड़ लोगों को शौचालय दिया तो उसमें किसी का विभेद नहीं किया। हमने 15 करोड़ लोगों को अनाज दिया तो उसमें विभेद नहीं किया। किसानों को यदि हमने 6,000 रुपए सालाना दिया तो विभेद नहीं किया। परंतु समाजवादी पार्टी ऐसा करती है। और रही बात अपराधियों की, तो इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आकर देख लीजिए, जितने डाकू जो चंबल में अपना अपराधी प्रवृत्ति चलाते थे, तो लोगों को लूटते थे, किस पार्टी में आके ज्वाइन हुए? समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए। और उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति जो इन्हीं के सफाई कराने वाला था, जिस पर 124 बड़े आपराधिक मुकदमे, जो डकैती के मुकदमे थे, और आदरणीय अखिलेश जी की, मुलायम जी की सरकार में वो गिरफ्तार हुआ। वो मुलायम सिंह जी का सबसे नजदीकी था, वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी मिला, वो डाकू था। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डाकुओं को और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने का किसी के पास श्रेय जाता है तो समाजवादी पार्टी को जाता है, और इसको आप नकार। ठीक है पुष्पेंद्र जी। और उत्तर प्रदेश की, अब सुन लीजिए सर, जिस तरह से आपने चुनाव, मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि जो 32% जब वोट मिला है वो आप उसको जनता मानते हैं या उसे डाकू मानते हैं? पहले मुझे ये बताइए, उसको आप जनता मानते हैं या क्रिमिनल लोग मानते हैं जो वोट हमें मिला है? उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, अरे 24 करोड़ जनता में 32% वोट जो हमको आया है, वो है बदमाश है या क्या है, या वो जनता है, बताएं पहले आप। बात करता हूं। अगर आप कह रहे हो कि आपने सबको ही लाभ पहुंचाया है तो उन लोगों ने नहीं दिया आपको, ये भी तो आप सोचिए। आप एक बात पे रट लगा रहे हैं। पहली बात यही है, सीट का मार्जिन है ज्यादा, हम मान रहे हैं, लेकिन उन सीटों पर अगर आप जाएंगे तो वोटों का मार्जिन ज्यादा नहीं है। दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं, आप ये पहले देख लीजिए, आपने अभी, मैंने इस बात के ऊपर ये कहा, आपने कहा कि ये गुंडा पार्टी है, फलाना पार्टी, ढिमकाना पार्टी है, इसलिए मैंने कहा इस पार्टी को जब वोट दिया है आप उस वोट को भी गाली दे रहे हैं, उस जनता को भी आप गाली दे रहे हैं।
हमने कहीं भी सार्वजनिक रूप से या किसी चैनल के माध्यम चलिए, से ठीक है, आज तक ये बात नहीं ठीक है, कही ये चर्चा इस पर जो नहीं वोट है। आपको मिला है वो गलत ठीक मिला है। पुष्पेंद्र जी, कृष्ण मोहन पांडे जी शांत हो जाइए। आप इनडायरेक्टली उस जनादेश को गलत बता रहे हैं। ठीक है, हम चर्चा पे रहते हैं। समाजवादी कृष्ण मोहन पार्टी जी, को वोट मिला है। सिंह जी सदैव ठीक है देख कृष्ण लीजिए, मोहन जी आप शांत हो अपने जाइए। पास देख पुष्पेंद्र लीजिए जी, आप भी शांत हो जाइए। सुनील कौशिक जी से जानना चाहेंगे। सर, आप देख रहे हैं चर्चा किसी और ही तरफ जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, तो वापस चर्चा पर ही हम लौटते हैं। और जिस तरीके से ईवीएम को लेकर हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर अमीन जी ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही थी कि खलल यहाँ पर पार्टी की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से डाला गया है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर संपन्न कराया, एक बड़ी चुनौती थी कोरोना काल में इस चुनाव को कराने की, और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। और ईवीएम को लेकर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई थी कि जैसे ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है उसके बाद मतगणना तक ईवीएम की जो सुरक्षा थी उस लिहाज से भी तमाम व्यापक इंतजाम करे गए थे। और हमने भी देखा कि हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। आपने भी इसका जिक्र किया था जब हम लगातार चर्चा करते रहे थे। लेकिन उस बीच जिस तरीके का रुख यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने या फिर विपक्षी ईवीएम के बाहर डेरा डालकर बैठ गए, जहां पर ईवीएम रखे गए थे वहां पर वो डेरा डाल के बैठ गए, और तमाम जो प्रक्रिया थी उसके बीच में कई गाड़ियों को रोका जा रहा था, कई अधिकारियों को रोक दिया जा रहा था, उनकी गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो ये तमाम जो चीजें हुई उससे तो कहीं नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि वो सम्मान करते हैं जनादेश का। देखो, ये तो सब बता सकते हैं। हाँ। जब ईवीएम सील होती है तब सारे एजेंटों के हस्ताक्षर उस पर होते हैं। बिल्कुल। वहाँ जो अधिकारी होता है, इंचार्ज जो होता है बूथ का, उसके हस्ताक्षर होते हैं। ईवीएम खुलती है तो उन्हीं के सामने खुलती है, उनके हस्ताक्षर उनको चेक कराए जाते हैं, सील चेक कराई जाती है जी। यदि कहीं दिखता है कि हमारे सिग्नेचर नहीं मिल रहे हैं, सील तोड़ी गई है, तो मुझे लगता है पता चल जाए। दूसरी बात कि जब अधिकारी किसी भी की सत्ता में रहें, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के अधिकारियों को हटा दिया जाएगा। जब जिले स्तर पे जब स्ट्रांग रूम में मशीन रखी जाती हैं तब मुझे लगता है सारे जिला स्तरीय अधिकारी और सारी पार्टियों के नेता वहाँ होते हैं। जब निकाली जाती हैं तब भी लगभग वो सारी चीजें होते हैं। और पहली बार नहीं है समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। भाजपा ने भी कभी ईवीएम पे के ऊपर आरोप लगाए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, और बड़े स्तर पर आरोप लगे थे, और ये हताशा होती है, कोई दिक्कत नहीं। इस पार्टी के लोगों को जो लगाते हैं उनको माइक्रो मैनेजमेंट समझना पड़ेगा कि पिछली बार जब 2012 में आपकी सरकार आती है तो आपको 29% वोट मिलता है, और 29% में 224 सीटें आती हैं, और 32% सीट पे आपको 111 सीटें आती हैं जी। इस बात को समझिए जी, नहीं परसेंटेज ज्यादा मिल गई तो सिस्टम बदल जाएगा। बिल्कुल। जहां भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें आई थी, वहां भारतीय जनता पार्टी को जो वोट प्रतिशत मिला वो 1,13,00,000 मिला था। और वही 47 सीटें जब समाजवादी पार्टी को मिलती हैं 2017 में तो 1,89,00,000 मिलता है। तो 1,13,00,000 में जहां बीजेपी ने 2012 में 47 सीटें पाई, वही 1,89,00,000 में 2017 में 47 सीट आपने पाई जी। अब आप ये कहे कि साहब वोट प्रतिशत तो वोट तो बहुत बढ़ गया, सीटें उतनी आई। इस माइक्रो मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि इस इलेक्शन में तमाम बार प्रत्याशी बदले गए। बहुजन समाज पार्टी ने भी दर्जनों की संख्या में प्रत्याशी बदले जी। और समाजवादी पार्टी ने तो बी फॉर्म मिलने के बावजूद भी प्रत्याशी बदले, भाजपा ने भी प्रत्याशी बदले। और 2017 में इस प्रदेश में साहिल जी 303 पार्टियों ने चुनाव लड़ा जी। जो लगभग 290 पार्टियां रजिस्टर्ड पार्टी थी स्टेट लेवल पे, 5 पार्टियां स्टेट लेवल की आउट ऑफ स्टेट की थी। उन 290 में 1666 प्रत्याशी लड़े, जिन लोगों ने 5% वोट बिगाड़ा। तो आप समझिए कि ये खेल क्या होता है। जहां 2012 में 222 पार्टी लड़ती हैं, वो 2017 में आकर के 303 पार्टी हो जाती हैं। और वो छोटा छोटा जो मैनेजमेंट होता है, सिस्टम बदलेगा। जैसे निर्दलीय पिछली बार लड़े तो उनको लगभग 3% के आसपास वोट मिल गया, 1462 के आसपास रहे थे। वो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, वो देखेगा कौन सी जाति का वोट किस पार्टी को जा रहा है, और वो वोट कटुआ के रूप में काम करेगा कि नहीं करेगा। तमाम पार्टी व्यक्ति को खड़ा करके पैसे भी पीछे से देती हैं कि पैसा भी ले जाओ और लड़ो जा करके। उनको लग रहा है कि ये भाजपा का वोट काट सकता है, या भाजपा को लग रहा है कि ये सपा का वोट काट सकता है। वो चाहे 2000 काटे, 1500 काटे, 500 काटे, ऐसे प्रत्याशियों का जब मैनेजमेंट होता है तब आप देखते हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी में अखिलेश के अलावा कोई चेहरा नहीं था बड़ा। बीजेपी के पास दर्जनों की संख्या में बड़े चेहरे थे,
और जहां पश्चिम की बात की जाए केवल अखिलेश यादव रैलियां कर रहे थे, बीजेपी के लोगों ने ग्रुप बना रखे थे, वो जाकर के मीटिंगें हो रही थी गांव स्तर पे, विधान। गृह मंत्री जी ने, अमित शाह ने 200 से ऊपर जाट नेताओं को अपने घर बुलाया, ये सारी बातें चल रही थी जी। अखिलेश यादव जी का भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, जो टीम उनकी काम कर रही थी, जो निर्णय ले रही थी कि कभी वो बीजेपी की पिच पे आके नहीं खेले, बहुत अच्छी बात है। पश्चिम में नहीं गई, बहुत अच्छी बात है। वोट प्रतिशत आपका 1 करोड़ के आसपास बढ़ा, बहुत अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं तो थोड़ा पीछे रह गए आप। बिल्कुल। और जो माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी ने किया, दूसरी बात आप समझिए कि जब आप लास्ट में जा रहे थे तो आपने अखाड़ा छोड़ दिया, आपने अपने प्रवक्ताओं बोलने से, और बीजेपी के प्रवक्ता बैठ करके सारी बातें रख रहे थे, चैनल्स पे हो, अखबार में हो, सोशल मीडिया पे हो। सोशल मीडिया पे जो बड़े चले थे तो वो आपने अनएक्टिव कर दिया उनको, बोले कोई सोशल मीडिया पे बड़ा बयान नहीं देगा। तो जब आप रणभेदी में हैं और उस समय आप अपने लोगों को पीछे बैक कर लेते हैं जी, तो मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत होती है। जिस स्पीड से आप चुनाव लड़ रहे थे और जो दिख रहा था, दूसरी बात की जो स्थिति थी चुनाव से पहले, तमाम उन्होंने सर्वे कराए, सर्वे में महसूस किया कि हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं। हम जैसे लोगों ने खूब बोला चैनल पे कि मुकाबला बहुत कड़ा है, तो बीजेपी ने उसको स्वीकार किया, उस हिसाब से मैनेजमेंट किया। जहां समाजवादी पार्टी को हम बताने का प्रयास कर रहे थे, कांग्रेस को बताने का प्रयास कर रहे थे कि आपकी गलतियां यहाँ हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हो। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए कि जब राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार आईना दिखाने का काम करने लगे और आप उन्हीं को घेरने लगो, बिल्कुल, तब मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति आती है। पंजाब में आप देखिए, सारी डिबेट आपके साथ की, कब नहीं का सिद्धू आपका बिल्कुल खत्म कर देगा कांग्रेस, बिल्कुल। जो वहां चल रहा है, मुख्यमंत्री बदलने का स्थिति नहीं है। मोदी जी की लहर के बावजूद भी किला आपका पंजाब में बचा, तो उसका चेहरा था कैप्टन साहब। कांग्रेस मानने तैयार नहीं थी, कांग्रेस का नहीं आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। आज पंजाब में आपने देख लिया। तो ये एक बार मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, समीक्षा करें अपने नेताओं के साथ और अगले रण की तैयारी करें। ये लोकतंत्र है, लेकिन ऐसे आरोप लगाने से मुझे लगता है कि हंस जगाई होती है और कुछ नहीं होता। आप जैसा गंभीर व्यक्तित्व वाला नेता जो मुख्यमंत्री रहा है, जो आपकी एक अलग पहचान है, जैसे आपने शुरू में कह दिया कि सब कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आपको पता है आपकी कितनी हंसी हुई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये ईवीएम का आपको बयान दिलवाना ही था तो आप किसी पार्टी के और प्रवक्ता से दिलवा देते, किसी और पार्टी के बड़े नेता से दिलवा देते। आपको तो बिल्कुल गंभीर बातें जो हों वो तब मीडिया के सामने आते हैं, तब मुझे लगता है कि आप पार्टी का ईमानदारी से नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, देखिए सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से हम अभी सुनील जी ने भी कहा कि हम जब पहले चर्चाएं कर रहे थे चुनाव से पहले, या फिर जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त, या फिर चुनाव के बाद जो समय था मतगणना से पहले का, उसमें भी लगातार जब हम चर्चा कर रहे थे तो तमाम जो राजनीतिक पंडित थे वो भी इस असमंजस में थे कि इस बार का नतीजे कैसे निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की जो रणनीति थी उस पर सभी इस बार अचंभित थे। उनका कहना था कि बहुत ही शानदार रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। लगातार इस तरीके के समीकरण यहाँ पर बना दिए गए हैं कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, और उसी के तहत हम लगातार चर्चाएं भी कर रहे थे, लगातार सब लोग उनकी सराहना भी कर रहे थे। लेकिन जब हार हो जाती है, और उसी का एक नतीजा यह भी था कि जिस तरीके के अखिलेश यादव ने इस बार काम किया है उससे वोट प्रतिशत में भी यहां पर वृद्धि हुई है, जिस तरीके से अभी सुनील कौशिक ने भी यहां पर कहा है, और लगातार हम भी चर्चाएं यही कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब हार हो जाती है तो इस तरीके से सिर्फ ईवीएम के मुद्दे को उठाना और बार बार ईवीएम 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 करते रहना, क्या ये हताशा जाहिर नहीं कर रहा है? देखिए, ऐसा होता है जब कोई पार्टी चुनाव हारती, वो पार्टी कोई भी हो, मंथन हर पार्टी करती है और हम भी करेंगे, और अपनी जहां जहां हमारी कमियां उनको दूर भी करेंगे। लेकिन मेरा आपसे बात जो मैं 2-3 बार मैं पहले भी कह चुका, मैं फिर आपसे दोबारा कह रहा हूं कि वो नौबत अगर आखिर क्यों आती है। अब एक बात बताइए, 2000 जैसे अभी बात चल रही थी 2012 और 2012 के बाद की बात, अच्छा ऐसी नौबत कभी हमारे लोकतंत्र में आई है कि ईवीएम को रखाना पड़े? मेरी बात समझिएगा। हो सकता है कि आप हर बयान का अलग एक्शन होता है, अलग रिएक्शन होता है, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि ऐसे पहले भी हम लोग भी हारे हैं और सब लोग भी हारे हैं। पूरे भारत में तमाम अलग अलग जगह चुनाव होते हैं, अलग अलग जगह हारने के बाद कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है जीतने के बाद, लेकिन ऐसी नौबत कभी भी आज से पहले नहीं आई कि उन बूथों को रखाना पड़े। देखिए, इतना बड़ा जो अगर कोई स्टैंड लिया गया है कि किसी पार्टी के विपक्ष के कार्यकर्ता अगर वहाँ बैठे हैं, रात भर सो रहे हैं, तो सर आप एकदम उसको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये बेवजह है। बताइए, आज से पहले ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ?
हो सकता है कि हम 100% समझ रहे हैं, उसमें 20% हो या 30% हो। तो पुष्पेंद्र जी यहाँ पर इस बात का जवाब दे दीजिए कि आप लोग रात भर वहां पर जागे रहे, स्ट्रांग रूम के बाहर आपने पहरा दिया, उसका फायदा क्या हुआ? दूसरी तरफ तो आप कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। फायदा हुआ सर, लगता है 111 सीट आ रही है, इतनी भी नहीं आती, 50 आती सर। उसका फायदा हमें सुनिए, उसका फायदा ये हुआ कि जो हमने जनता के सामने सोशल मीडिया के हिसाब से जो जनता के सामने पर्दाफाश हुआ, लोगों की हमने ईवीएम पकड़ के दिखाई भी, कूड़े की गाड़ियों में ईवीएम जा रही थी, वो तभी तो पकड़ी गई सर। उसका जवाब यहाँ पर चुनाव आयोग ने दे दिया ना आपको। अच्छा सर, एक बात बताइए, मैं आप जब कोई अधिकारी हो, हाँ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2022 से पहले कभी भी कोई सरकार ऐसी नहीं रही जो इतने प्रभाव से करके किसी अधिकारी को अपने प्रभाव में काम कराए। सुनिएगा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में काम कर रही है चुनाव आयोग? निश्चित तौर से अधिकारियों को प्रेशर बनाते हैं सर। मैंने कहा निश्चित तौर से अधिकारियों पर प्रेशर बनाते हैं, हर अधिकारी उस पर कैसे लोग हैं, थोड़ी भी समझ इन लोगों को होती तो इस तरह की बातें नहीं करते कि चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम। ठीक है, अमीन जी जवाब देंगे इसका। नहीं सर, मैंने कहा पांडे जी के प्रभाव। अमीन जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। अमीन जी बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट को आप इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ आए इलेक्शन कमीशन ने पार्टिसिपेट करा ली समाजवादी। उसके बाद जब परिवार में झगड़ा पड़ा तो क्या हुआ, ये आए इलेक्शन कमीशन के पास न्याय देने के लिए। इलेक्शन कमीशन अगर न्याय नहीं होता तो इसका सिंबल जमा कर लेता, भूल जाते ये बड़ी इलेक्शन कमीशन है, इसने कांग्रेस के सिंबल जमा किए, हर पार्टी का सिंबल जमा किया, लोकदल का जमा किया और समाजवादी का जमा हो सकता था, लेकिन इसके साथ न्याय किया गया। उसके बावजूद जानते हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर है, विदेश से पढ़ के आए हैं और एक बार सीएम रह चुके हैं, एमपी भी हैं, हर इलेक्शन को उन्होंने देखा है, अपने पिताजी का इलेक्शन में देखा है, पूरी पार्टी का इलेक्शन देखा है। और जिस तरह से हमारे इलेक्शन कमीशन की मशीनों के ऊपर और हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह की बदनामी करते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। मैं इसको कंडेम करता हूँ और इस बात को कहता हूँ, इनको इलेक्शन कमीशन से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की बातें करना उचित नहीं है और ये गलत बात है। जब न्याय देना होता है तो इलेक्शन कमीशन है, बदनामी करनी है तो ईवीएम है, बदनामी करना है तो इलेक्शन कमीशन को बदनाम करिए। अगर अपना काम देखिए, आपने क्या काम किया जनता के साथ में, जनता उसका देती है निर्णय। आपने खुद बदनामी की सरकार की, सरकार ने कुछ काम किया होगा अभी तो जनता ने वोट दिया है। आप इस तरह की बातें करते हैं जनता के लिए, जनता का अपमान करते हैं और कोई भी इतना फुल प्रूफ इलेक्शन कभी नहीं होता। आपने देखा है, हमेशा होता है। यही ममता बनर्जी थी, बंगाल से कई उन्होंने कहा यह इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंदर में काम कर रहा है। आपने क्या देखा, जब जीत गई वो इलेक्शन, उसके बाद क्या हुआ, वो चुप हो गई और बाई इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल ही चुप हो गई है, कभी इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं है। ये वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन वो है जिसने इस बार आपकी पार्टी, जिसको कहते हैं सिसोदी पार्टी है, उसने पंजाब में जीता, उसको बताया कि किस तरह चुनाव होते हैं। यहाँ पर बड़ी क्या भाजपा नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या कांग्रेस नहीं आ रही है, सत्ता में थी। इस तरह की बात एक हताशा का प्रतीक है और इस तरह के संसदीय, ठीक है पांडे जी, लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनको बार बार मैं कहता हूँ माफी मांगे जनता से और इलेक्शन कमीशन से और इस तरह की बातें किचन में ना करें। ठीक है पांडे जी, अपनी बात रखिए। जी देखिए, क्या है कि अब चुनाव जो है जिंदगी को छूने वाले मुद्दों पर, जीवन को जो विशेष जरूरत है, मानव गरिमा की जो विशेष जरूरतें हैं, उस पर चुनावी मुद्दे हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि यदि चुनाव लड़ना है तो जीवन जीने के बेहतर साधन जो नागरिक को हम दे सकते हैं उसी पे लड़ सकते हैं। वो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, वो शिक्षा का मामला हो, वो रोजगार का मामला हो, वो व्यवसाय का मामला हो, वो सुरक्षा का मामला हो, बेहतर परिवहन की व्यवस्था हो, बिजली का मामला, इन सारे मुद्दों पर चुनाव ही लड़े जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ही पिंच तरीके से, आसानी से घर घर जाके लोगों से पूछ रही है आपकी समस्याएं क्या है। इससे लोगों ने बताया कि हमारे घर में धुएं का बहुत ज्यादा धुआं होता है खाना बनाने से, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको उज्ज्वला गैस दे दिया। पूछा कि क्या समस्या है, बोला बिजली की समस्या है, तो जनता को हमने 24 घंटा बिजली देने का काम किया और उत्तर प्रदेश में बेहतर सुरक्षा बढ़ाई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बढ़ गए हैं, 2012 से लेकर 17 में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो हमने अपराध पे कंट्रोल किया और संगठित अपराध में पूरा पूर्वांचल संगठित अपराध से मतलब त्रस्त था। संगठित अपराध में ये रिकॉर्ड है 84% की हमने कमी लाई। उत्तर प्रदेश की जनता से हमने पूछा
कि आपको बेहतर जीवन कैसे मिलेगा। उसने बताया कि हमें स्वास्थ्य सुविधा दे दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देकर लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के जो बेहतर जीवन कैसे दिया जाए, लोगों का गरिमापूर्ण जीवन कैसे दिया जाए, इस पे कार्य करती है। और हमें जब जनता के पास विकास जाता है तो हमें वोट करती है। परंतु अखिलेश जी आज भी 1980 वाला चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि मर्सिडीज बेंच के बस पर बैठकर और हाथ हिला दूंगा तो उत्तर प्रदेश की जनता हमें वोट करेगी। समय बदल गया है। लोग आज का युवा उंगली घुमा के और सरकारें बदल देता है। दिन भर उंगली घुमाता है और ईवीएम पे भी जाता है, उंगली घुमा देता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देता है। इस बात को ध्यान रखना होगा समाजवादी पार्टी को कि अब उत्तर प्रदेश अपराध से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश अब अंधकार में नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश अब विकास की पराकाष्ठा को छुएगा। यही उत्तर प्रदेश है जब 12 से 17 तक बीमारू राज्य कहा जाता था, परंतु अब वही उत्तर प्रदेश है जो सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ का हुआ है। पूरी दुनिया के व्यवसायी भारत में आकर और खासतौर से उत्तर प्रदेश में आकर अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को एक बेहतर माहौल दिया है। अब उत्तर प्रदेश के युवा महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, गुजरात नहीं जाएंगे, वो अपने घर में बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, जौनपुर में यहीं पे प्लांट लगेंगे, यहीं पे नौकरी पाएंगे। अब बलिया का लड़का बेल्जियम जैसे सपना देखना शुरू कर दिया है। अब कैराना का लड़का कनाडा जैसे सपने देखने लगा है। और वहां पे जो विकास हुआ है वो उस उत्तर प्रदेश के विकास से जोड़कर देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैराना को कनाडा से की तरह विकास किया है, तो अब कनाडा में पलायन नहीं होगा, कनाडा की तरह विकास होगा। अब बलिया में अपराधी नहीं होंगे, बेल्जियम की तरह विकास होगा। इस बात को उत्तर प्रदेश का युवा, व्यापारी, किसान, नौजवान सारे लोगों ने समझा है और उसका प्रतिफल ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर पुणे पर सरकार बनाई। चलिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वो मुद्दे यहाँ पर भांप लिए थे जो जनता से जुड़े वो मुद्दे थे और उन्हीं को लेकर यहाँ पर काम किया गया। पुष्पेंद्र जी, सीधा सवाल, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है ईवीएम को लेकर जो हताशा यहाँ पर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की, लगातार ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर सुनील जी हैं, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर ज़रूरत है आत्ममंथन करने की, यहाँ पर ज़रूरत है उन फैक्टर्स पर काम करने की जो फैक्टर्स चुनाव में आपके या तो पक्ष में होते हैं और उनकी वजह से ही आप सत्ता पर काबिज होते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। तमाम वो मुद्दे भांपे जो जनता से जुड़े हुए थे, उन मुद्दों पर काम किया गया, एक के बाद एक चीज़ें की गई, एक के बाद एक तरह से मीटिंग्स की गई, यहाँ पर अपने अधिकारियों को, अपने पदाधिकारियों को यहाँ पर निर्देशित किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है, क्योंकि इस बार भी वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अगर थोड़ा सा और यहाँ पर काम कर लिया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से तो आने वाले चुनाव में, या जब जिस तरीके से अभी चर्चा कर रहे थे हम, जिस तरीके से कौशिक जी ने भी यहाँ पर कहा कि आने वाले चुनाव में उसका फ़ायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हो सकता है। बहरहाल अगर वो ये ईवीएम के मुद्दे और ये तमाम जो ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं इनसे बाहर निकले। सर ऐसा होता है, कोई भी रूलिंग पार्टी जो सत्ता में होती है और जो वो चुनाव में जाती है, उसके पास एक प्लस पॉइंट ये भी होता है, क्योंकि जो आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश में, पूर्व उत्तर प्रदेश में जो राशन बंटना चालू हुआ और किसानों को जो खाते में पैसे जाने चालू हुए, आप अगर देख पाएंगे, अगर आप आंकड़ा भी उठाएंगे तो पिछले वो 1 साल से कंटिन्यू जा रहे थे। मतलब जो चुनाव से पहले वो एक 100 साल पहले से कंटिन्यू स्टार्ट हो गए थे, वरना वादा वो 5 साल पहले का था। लेकिन उसका जो कहते रही बहुत जगह नहीं पहुंचे। लेकिन पिछले 1 साल से जो हुआ क्या कि देखो एक प्लस पॉइंट ये उस पार्टी के पास होता है जो सत्ता में होती है कि वो अपनी नीतियों को या अपने जो उनके जो वायदे होते हैं। सर मैं बोला नहीं था आपके बाद, वरना मैं बीच में बोल सकता था, बीच में मैं बोल सकता था। किसान आपके सरकार में मरे भी हैं, शहीद भी हुए हैं, तो मैं आपके चुपचाप सुन रहा था, तो इसका मतलब आप इधर सुनिएगा, फिर आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं सुन रहा हूं, मैंने बता दिया आपको 2019 तो मैं नहीं बोला, मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप बोल रहे थे कि मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा था। कोई बात नहीं, अब सुनिएगा, वो फर्क होता है। एक जो लास्ट में एक तरह से अगर आप माने, जो लास्ट के 6-7 महीने में जो राशन दिया गया और उसको जो खाते में जो पैसे डाले गए, एक वो लोभनायक तरीके से, देखो हम लोग जो बात बोलेंगे, हम जनता को बोलेंगे कि हम किसान को फ्री बिजली देंगे, हम किसान को ये देंगे, हम उनको कहाँ तक पहुँचा पाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या फिर एक किस माध्यम से कहाँ तक वो पहुँच पा रहा है वो डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जो खाते में पैसा जा रहा है वो वहाँ भी जा रहा है, लेकिन जा रहा है तो वो जा रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने से
आप मेरी इस बात को नोट करिएगा, लगातार नहीं जा रहा है, सिर्फ चुनाव को देखते हुए। पुष्पेंद्र जी यहाँ पर एक सवाल एक मैं पूरा कर लूं, तमाम मंचों से अखिलेश यादव ये भी तो कहते हुए नजर आए थे कि जनता जो है वो पिछले 5 साल का कार्यकाल देख रही है और उसके हिसाब से वोट कर रहे हैं। अब आप एक नई बात कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में जो काम किए गए मेरी आप बात सुन लीजिएगा, मैंने कहा काम नहीं, मैंने कहा जो चुनाव को देखते हुए जो काम किए गए थे। सत्ताधारी पार्टी के पास ये प्लस पॉइंट होता है, वो कोई भी हो। तो पुष्पेंद्र आपने क्यों नहीं किए 2017 में? वही कौशिक जी आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। तो जो उनका बेनिफिट उनको लास्ट में जो एक अपना लोभ देकर जो लास्ट में वोट को कन्वर्ट कराया गया, उसका खामियाजा भी पब्लिक अभी देखिएगा। आप साल 6 महीने बाद जब सब कुछ बंद होगा, हालांकि आप देखिएगा 2-4 महीने में सब कुछ बंद होने वाला है, जो फ्री वाला सिस्टम था। आप जब दोबारा आप देखेंगे, देखो चुनाव ऐसा तो नहीं है कि एक बार आके दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं कि हम में कुछ कमियां रही होंगी, ठीक है, जनता का जो जनादेश उसको भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन चुनाव एक बार नहीं है, चुनाव फिर दोबारा आने वाले 22 में 27 में आएंगे, हम उसकी तैयारी करेंगे। इसमें 24 में है, पहले 24 लोकसभा का है ना, 24 में लोकसभा का है ना, तो लोकसभा के लिए तो तैयारी करेंगे। लेकिन मैं अगर विधानसभा की बात करूं तो मैंने इसलिए 27 कहा है, वो तो 24 में लोकसभा का ही, तो उसमें मंथन करेंगे, तैयारी करेंगे। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जो सरकार से सत्ता से बाहर गई है। नहीं, मेरा कहना यह था पुष्पेंद्र जी कि 2017 में जब आप थे और सरकार आपके हाथ में थी, तो जो चीजें आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए ये सब किए, उस वक्त पता नहीं था ये सब चीजें। हम लोग आखिरी के 6 महीनों में काम करने का फायदा मिलता है, ये पता नहीं होगा। हम लोग जो है ना, एक तो धूलखंड की हम राजनीति नहीं करते, दूसरी बात जो हम सच के पथ पे चलते हैं, जो काम हमने किया वही काम हमने बोला। आप अपना मैनिफेस्टो सर, आप स्वयं सुनिए, आप स्वयं अपना मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिएगा, और अगर जब उसको आप और टिक करते रहिएगा कितने काम उसमें पूरे हुए, उसके बाद आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी हाँ हम जनता के माइंडेड का जो सम्मान कर रहे हैं, उसके लिए हमने कभी उसको नकारा नहीं है। अरे सर, आप अपराधी, पहले आप हिंदू मुस्लिम, फिर आप राम मंदिर, अब आप सर आप ये क्यों नहीं मानते? ठीक है, अब जनता ने वोट किया है, हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। ठीक है पांडे जी ठीक है पांडे जी, अरे अगर अपराधी थे तो आप लोगों ने 5 साल में खत्म क्यों नहीं कर दिए? ठीक है, समय कम है हमारे पास। अमीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल 5 साल में अपराधी खत्म नहीं कर पाए, फिर निकल रहे हैं अपराधी। ठीक है पुष्पेंद्र जी शांत हो जाइए। अमीन जी फाइनल कमेंट्स जल्दी, समय कम है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है जी, समाजवादी पार्टी वालों से कहिए कि देश के सामने माफी मांगे, ये ईवीएम को बदनाम करते हैं, बदनाम करना बंद करें। यही ईवीएम है जिसके लिए आने गए 24 में चुनाव होगा, तो काम करिए और उसको ईवीएम को भूल जाइए। ईवीएम में बेईमानी नहीं हो सकती, और इस बात को ध्यान करिए, पब्लिक को भटकाइए मत। ठीक है अमीन जी, वोटर का अपमान मत करिए। ठीक है सुनील कौशिक जी, फाइनल कमेंट्स आपके, बहुत कम समय। नहीं, मुझे लगता है देखो पार्टियों को ये आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। ये बहुत देखते देखते सुनते सुनते जनता ऊब गई है। जो माइक्रो मैनेजमेंट की बात है, जो बूथ लेवल की बात है, वार्ड लेवल की बात है, विधानसभा लेवल की बात है, वो सब देखना पड़ेगा। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि बीजेपी 15% वोट पाके 47 सीटें ला पाती है 2012 में, और 2017 में 47 सीटें आप लेकर के आते हो 22% वोट पर, तो ये परसेंटेज और वोट पर मत जाइए। मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट पार्टियों को समझना पड़ेगा, और बीजेपी इसमें माहिर है। बीजेपी की तरह ही आपको भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, विधानसभा लेवल पे जाके, लोकसभा लेवल पे जाकर के किस तरीके से वोट कटुआ पार्टियों को सीटें दी जाती हैं, किस तरीके से साधा जाता है, और किस तरीके की राजनीति की जाती है, किस तरीके से जनता से कनेक्ट किया जाता है। ये सारी चीजें हैं, ये नहीं है कि एक तरफ माइक्रो मैनेजमेंट पे आप कर लेंगे और जनता से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सारी चीजें मुझे लगता है मायने रखती हैं, और ईवीएम पे जो आरोप है मैं फिर कहूंगा जो हताशा दिखाती है। ठीक है पांडे जी जल्दी से 10 सेकंड जल्दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो ये चुनाव हुए हैं, जो जनादेश मिला है, भारतीय जनता पार्टी जनादेश का स्वागत करती है, और ईवीएम पर और किसी भी संवैधानिक संस्था पर, किसी भी राजनीतिक दल को प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले स्वयं का आकलन करना चाहिए, और हमें संविधान पर विश्वास रखना चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं। ठीक है पांडे जी। पुष्पेंद्र जी जल्दी से 10 सेकंड दिए गए व्यवस्था से नहीं। ठीक है पुष्पेंद्र जी जल्दी 10 सेकंड है मेरे पास, ज्यादा समय नहीं। हम अब अपनी पार्टी की तरफ से जनता को ये बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम
जनता के साथ हैं, जनता के जब भी जरूरत पड़ेगी विपक्ष के तौर पे हम काम करेंगे। और बात रही ईवीएम की, हम बीजेपी से हम उम्मीद करेंगे कि आगे जब भी चुनाव हो तो कृपया करके ये प्रेशर देना बंद करें अधिकारियों पे और चुनाव को निष्पक्ष होने दें। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर चुनाव खत्म हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में नतीजे आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। और लगातार यही कहा जा रहा है कि ये उनकी हताशा को यहाँ पर दिखा रहा है। आत्ममंथन की यहाँ पर जरूरत है समाजवादी पार्टी को, और तमाम उन फैक्टर्स पर काम करने की जरूरत है जिनके बलबूते पे एक चुनाव को जीता जाता है। इसी के मद्देनजर इस चर्चा को आज हम यहीं विराम देंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, जो जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं, उसने यहाँ कई राजनीतिक सरगर्मियां यहाँ पर जगा दी हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक सरगर्मियां यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।